नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुआ क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस का 8वां लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मृदा के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, यानी कि मृदा का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है ये किस तरीके से फसल उगाने के लिए इम्पोर्टेंट है इसके बारे में, और इसको कैसे सुधारा जाए इसके बारे में, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से मृदा की प्रॉपर्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, फिजिकल प्रॉपर्टी किस हद तक मृदा को प्रभावित करती है, इसके बारे में हम सब लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मृदा के भौतिक क्या लिखा है, मृदा की उत्पादक क्षमता यानी कि जो मिट्टी है इसकी फसल उत्पादन करने की क्षमता और पौधों का विकास उसके भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। चलो ठीक है, ये तो सब जानते हैं। उसके बाद मृदा के भौतिक गुण, जो मृदा का भौतिक गुण होता है वह मृदा कणों के आकार, मतलब मृदा जिससे बनी है उसके जो कण हैं मृदा के, उसका आकार कैसा है, छोटे छोटे आकार के हैं कि मीडियम साइज के हैं कि बड़े साइज के हैं, इसके आकार पर, उसकी प्रकृति पर, उनके कणाकार पर और उनके खनिज के संगठन पर, कार्बनिक पदार्थ की प्रवृत्ति पर कि उसमें जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी है, मतलब वो अम्लीय हैं, क्षारीय हैं, लवणीय हैं ये, और उनकी मात्रा कितनी है, बहुत कम मात्रा में है या ज़्यादा मात्रा में है, उनकी अपघटन की सीमा, जो कार्बनिक पदार्थ है वो डिकम्पोज हो चुके हैं यानी कि पर्याप्त मात्रा में सड़ चुके हैं या अभी ठीक से नहीं सड़े हैं, और कार्बनिक तथा अकार्बनिक के सम्मिश्रण से जो कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं मृदा में, इनके मिक्सचर से जो निर्मित होता है रंध्रावकाश होता है। रंध्रावकाश को ऐसे समझ सकते हो जैसे ये मान लो मृदा के कण है, ठीक, ये सब मृदा के कण है, तो इनके बीच में ये वाली जो जगह है यहाँ, ये सब ये जो जगह बच रही है ये कणों के बीच में, इसी को हम बोलते हैं रंध्रावकाश, ठीक, के रूप में, रूप एवं आयतन, मतलब उस रंध्रावकाश का आयतन कितना बड़ा है, ये बीच में जो जगह है ये कितनी ज़्यादा है, कम है या ज़्यादा है, उसका आयतन, उसमें उपस्थित जल और वायु का मिश्रण कि मृदा में कितना जल है और कितना वायु है, जो ये बीच में कणों के बीच में जो जगह होती है इसी में वो रहते हैं, जो रंध्राकाश रहता है उसी में पानी और वायु दोनों रहता है, ठीक। यही सब मृदा की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जो ऊपर इतने सब ढेर सारे कॉमा कॉमा लगा के लिखे हैं, ये सब मृदा की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। मृदा उपयोग एवं उसमें पौधों की वृद्धि एवं विकास मृदा के भौतिक गुणों पर निर्भर होता है, ठीक, उसी पर आधारित है कि मृदा का उपयोग और पौधों की वृद्धि कैसे हो, ये मृदा के भौतिक गुण पर ही निर्भर करता है। अब देखो, वही चीज़ ये इंग्लिश में लिखी है, एक बार पढ़ लेना, सेम टू सेम वही चीज़ लिखी है, बस केवल ये इंग्लिश में है, ठीक। अब फिर आगे देखना क्या है, मृदा के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। अभी और भी क्या क्या है, मृदा में जल धारण यानी कि मृदा में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज नोन एज वाटर होल्डिंग, जल धारण क्षमता, ठीक, मतलब कि पानी, किसी भी मृदा में कितना पानी वो मृदा रोक सकती है उसी को हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं, समझ गए। तो मृदा की जल धारण क्षमता कैसी है, जल निकास की उसमें व्यवस्था कैसी है यानी ड्रेनेज फैसिलिटी कैसी है, उसमें एरेशन की फैसिलिटी कैसी यानी कि हवा का आवागमन किस तरीके से है, वाटर एब्जॉर्बेशन यानी कि वाटर का कैसे एब्जॉर्ब कर, जल अवशोषण, पोषक तत्व कितना है, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, और एनायन और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी उसकी कितनी है यानी कि धनायन और ऋणायन के विनिमय की क्षमता कितनी है, मृदा की फर्टिलिटी कितनी है यानी कि सॉइल फर्टिलिटी, जड़ों का मृदा में प्रवेश यानी कि पेनिट्रेशन ऑफ रूट इन द सॉइल में प्रवेश इत्यादि प्रक्रियाएं मृदा के भौतिक गुण निर्भर करती हैं। समझ पा रहे हो कि मृदा में कितना पानी रुक सकता है और मृदा में ड्रेनेज की फैसिलिटी कैसी है कि मान लो ज़्यादा पानी बरस गया तो क्या पानी निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है, जल के अवशोषण की कैपेसिटी कैसी है, और जो अवशोषित हो रहा है जल उसमें कितने पोषक तत्व विलय हैं, धनायन और ऋणायन के एक्सचेंज की कैपेसिटी कितनी है, मृदा में उर्वरता कितनी है यानी कि उसकी फर्टिलिटी कितनी है, कितने उसमें न्यूट्रिएंट हैं, ये नापा जाता है,
फिर जड़ों का मृदा में प्रवेश, अगर जड़ें आसानी से मृदा के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगी, जड़ों का विकास मृदा में अच्छे से होगा तो पौधा ग्रो करेगा, नहीं तो पत्थर जैसी जमीन रहेगी तो उसमें उगेगा नहीं ठीक से फसल। इसीलिए हम लोग जुताई करते हैं। जुताई कर देने से ये हो जाता है कि जो मृदा है वो मृदा की जो प्लास्टिसिटी होती है, सुघट्टता होती है, वो थोड़ी कम हो जाती है, प्रॉपर एयरेशन होने लगता है, जिससे जड़ों का विकास आसानी से हो जाता है, जड़ें अंदर तक चली जाती है क्योंकि मिट्टी फुलफुली हो जाती है। समझ गए? तो यही सब उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक, फिर वही चीज़ इंग्लिश में भी लिखी है। फिर आगे देखो मृदा के भौतिक गुण। मृदा के भौतिक गुण में कौन कौन से चीज़ आता है, इसको हम पॉइंट वाइज देखते हैं। जैसे सॉइल सेपरेट्स, यानी कि मृदा वर्ग कण, यानी कि मृदा जिससे बनी है उन कणों से, मतलब कौन कौन से कण, अभी आगे चल के हम लोग उसको पढ़ेंगे कि यानी कि मृदा के कौन कौन से कण होते हैं, सॉइल सेपरेट्स इन्हें बोलते हैं। फिर उसके बाद सॉइल टेक्सचर, यानी कि मृदा विन्यास या वर्ग या मृदा कड़ाकार। इसका तात्पर्य होता है कि जो सॉइल सेपरेट्स हैं ये मृदा में किस तरीके से ये हैं। ठीक, यानी कि सैंड, सिल्ट और जो क्ले, ये 3 प्रकार का होता है, इसी को हम सॉइल टेक्सचर बोलते हैं। अब सॉइल स्ट्रक्चर, ये जो सॉइल टेक्सचर में कड़ाकार हैं, ये जो कण हैं मृदा के, वो किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे से किस तरीके से संबंध रखते हैं, कि इस तरीके से हैं, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में है या प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर में है। समझ गए? ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर में है, ये सब स्ट्रक्चर में है। ये आगे हम जब सॉइल स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे। ठीक, तो ये हो गया सॉइल स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद सॉइल डेंसिटी, मतलब मृदा का घनत्व कितना है। समझ पा रहे हो? थोड़ा सा मिट्टी लिए तो एक मिट्टी देखो, बलुई मिट्टी लो तो थोड़ी हल्की होगी, अगर चिकनी मिट्टी लो तो ज़्यादा वजन होगी। तो यानी कि चिकनी मिट्टी की डेंसिटी ज़्यादा है और बलुई मिट्टी की डेंसिटी कम है। पोर स्पेस, पोर स्पेस मतलब वही बीच में जो रंध्राकाश होता है, दो कणों के, मृदा के जो छोटे छोटे महीन महीन कण होते हैं उनके बीच में जो जगह होती है उन्हीं को हम पोर स्पेस या रंध्राकाश बोलते हैं। ठीक, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। फिर सॉइल कंसिस्टेंसी, मृदा गाढ़ता। मृदा गाढ़ता को आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई गीली मिट्टी हो। ठीक, अब गीली मिट्टी में आप अपना पैर डाल दीजिए तो फिर उसको बाहर निकालिए और धुलिए। देखिए अगर बालू में आपने पैर डाला होगा तो तुरंत वो साफ हो जाएगा, जैसे डालेंगे आप पानी तुरंत बह जाएगा, हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। अगर मान लो पैर में मिट्टी लगी है बालू वाली तो खाली पानी डाल दोगे साफ हो जाएगा। ठीक, अगर क्ले मिट्टी अब वहीं लग जाए, चिकनी मिट्टी, तो उसको कायदे से रगड़ना पड़ेगा। समझ गए? कायदे से जब तक आप हाथ नहीं लगाएंगे उस पर तब तक वो मिटेगी नहीं। तो यानी कि वो मृदा गाढ़ता होती है। समझ गए? नॉर्मल भाषा में ऐसे समझ सकते हो। फिर उसके बाद सॉइल कलर, उसका कलर कैसा है। जितने ऑर्गेनिक मैटर मृदा में ज़्यादा होगा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मृदा में जितनी ही ज़्यादा होगी, सॉइल का कलर उतना ही काला होता चला जाएगा। ठीक, तो ये होता है सॉइल कलर। सॉइल कलर से भी हम जान सकते हैं कि मृदा कैसी है। उसके बाद कोहेजन एंड एडहेसिव नेचर। कोहेजन और एडहेसन यानी कि असंजन और ससंजन, असंजन कैसे है उसमें। असंजन और ससंजन एक प्रकार का बल होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में, वही होता है। समझ गए? उसके बाद सॉइल प्लास्टिसिटी, सुघट्टता कितनी है, यानी कि वो कितनी आसानी से टूटती है या नहीं टूटती। जैसे बालू है, बालू को अगर आप चाहें कि बालू का ढेला बना लें तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि बालू का ढेला बनेगा नहीं, क्योंकि उसमें सुघट्टता है ही नहीं, प्लास्टिसिटी। लेकिन चिकनी मिट्टी का ढेला बना लो और बना के अगर किसी के सर पे मार दो तो सर फट जाएगा उसका। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा सुघट्टता है उसके अंदर। समझ गए? तो ये होती है। उसके बाद फिर सॉइल परमेबिलिटी, यानी कि पारगम्यता, मतलब कि ऊपर हम पानी डाल दे, जैसे मान लो इतना पानी है, सॉरी इतनी मिट्टी है, मैंने यहाँ ऊपर सिंचाई की, ठीक, यहाँ पे पानी मैंने लगा दिया। अब अगर मृदा की पारगम्यता ज़्यादा होगी तो पानी नीचे तक आ जाएगा, और अगर कम होगी तो पानी नीचे तक कायदे से आ नहीं पाएगा। तो इसको हम परमेबिलिटी कैपेसिटी ऑफ सॉइल बोलते हैं। अब देखो इस फिगर में जो लिखा है इसको भी हम देख लेते हैं। सॉइल टेक्सचर कैसे होता है। सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोम सॉइल, ये प्रकार की सॉइल होती है। सॉइल स्ट्रक्चर, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, क्रम्ब स्ट्रक्चर, कॉमन प्रिज्म कॉलम प्रिज्म, ब्लॉक स्ट्रक्चर, क्लस्टर स्ट्रक्चर, ये सब स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, इनकी मार्फोलॉजी कैसी होती है, देखने में कैसे होते हैं, इसको हम आगे पढ़ा देंगे आप लोगों को।
फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है कि कितना पानी वो अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है, डिपेंड ऑन द टेक्सचर ऑफ सॉइल एंड क्ले सॉइल होल्ड मोर वाटर। जो क्ले सॉइल होती है इसमें ज़्यादा पानी होता है, इसीलिए क्ले सॉइल का मतलब ऐसे काली मृदा समझ सकते हो नॉर्मल भाषा में। जो तालाब वाला में चिकनी मिट्टी होती है जिससे चूल्हा वूल्हा बनता है, चूल्हा डेहरी ये सब बनाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्ले सॉइल। उसमें देखो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अगर उसको एक बार सिंचाई कर दो, क्ले मिट्टी में एक बार सिंचाई कर दो तो बहुत दिन तक वैसे बना रहता है, लेकिन अगर बालू में सिंचाई करो, रात को करो, सुबह सूख जाता है। समझ गए? तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बालू की कम होती है और क्ले की बहुत ज़्यादा होती है। एसिडिटी और अल्कलाइनिटी यानी कि लो पीएच और हाई पीएच ये होता है। फिर कंसिस्टेंसी यानी कि हार्ड, लूज, फेरेबल, फिर्म, प्लास्टिक और स्ट्रिकी। जिसे कंसिस्टेंसी में बता नहीं रहा था, कंसिस्टेंसी कि इतनी गाढ़ता किसी है, तो ये हो गया। उसके बाद कलर, सॉइल का कलर कैसा है, डार्क है, येलो है या ग्रे है, ब्लैक है, ये सब कलर होता है। अब जो मृदा वर्ग कण अभी मैंने इधर बताया था, देखो ये बताया ना सॉइल सेपरेट्स। अब इसके बारे में धीरे धीरे आगे वाले लेक्चर में हम इसके बारे में जिसकी पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी है थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे। तो इसमें आज हम पढ़ते हैं क्या, मृदा सेपरेट्स यानी कि मृदा वर्ग कण। अब ये क्या होता है, देखो मृदा वर्ग कण को मृदा पृथक्कृत भी कहते हैं। ठीक, मृदा अनेक प्रकार के कणों का एक सम्मिश्रण है, यानी कि कई प्रकार के कण से मिलकर बना होता है। उसमें कुछ छोटे कण होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ बहुत महीन होते हैं, समझ गए, कुछ ग्रेन्यूल कंकड़ पत्थर होते हैं, ठीक, और कुछ उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं, वो भी कणों के रूप में ही होते हैं। तो ये सब चीजें, इन्हीं सब चीजों का ये मिश्रण होता है, जिसमें कण विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं कण, कुछ बड़े कण होते हैं। मृदा के बड़े आकार के कण जिन्हें पत्थर, कंकड़ और बजड़ी कहते हैं, जो बहुत बड़े होंगे उन्हें क्या कहेंगे, पत्थर बोलेंगे, और जो उससे छोटे होंगे उनको कंकड़ बोलेंगे, जो और छोटे होंगे उनको बजड़ी बोलेंगे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं। अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा बालू, सिल्ट, मृत्तिका में परिवर्तन होते रहते हैं। समझ गए? धीरे धीरे जैसे प्रक्रिया होती रहती है, फिजिकल प्रक्रियाएं, भौतिक प्रक्रियाएं जैसे नेचुरली होती रहती हैं, और उनके कण धीरे धीरे क्या होते रहते हैं, वो धीरे धीरे बालू से सिल्ट, सिल्ट से मृत्तिका, धीरे धीरे छोटे छोटे कण होते रहते हैं। आप ऐसे आसानी से समझ सकते हैं कि गांव में एक तालाब है। इमेजिन न करो आपके गांव में आसपास में कहीं तालाब होगा जहां से आप लोग मिट्टी लेके आते हैं मिट्टी का चूल्हा बनाने के लिए। ठीक, तो आप वहां देखेंगे कि आपके जो चारों तरफ, तालाब के चारों तरफ के जो खेत होंगे, वहां खेत में उतनी ज्यादा चिकनी मिट्टी नहीं रहती, यानी कि क्ले मिट्टी उस खेत में उतनी ज्यादा नहीं रहती। लेकिन तालाब की तलहटी में, तालाब के बिल्कुल बीचों बीच में जब आप जाएंगे तो वहां देखेंगे चिकनी मिट्टी बहुत ढेर सारा रहता है। ऐसा जानते हो क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब बरसात का पानी भरता है, बरसात होती है, तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ जब तालाब में बहता है, तो किले वाले जो कण होते हैं वो बहुत महीन महीन होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो पानी के साथ आसानी से बह जाते हैं, जबकि जो मोटे कण हैं वो नहीं बह पाते हैं। तो इसीलिए वो सब चारों तरफ से खेतों से बह बह के उसी तालाब में आ जाते हैं। तो तालाब में क्ले मिट्टी हमें मिल जाती है, तो हम लाके उससे बना लेते हैं, डेहरी बना लेते हैं, यानी कि एक सिलिंड्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम ग्रेन्यूल्स अपने रखते हैं, ग्रेन स्टोर करते हैं, यानी भंडारण करते हैं, गेहूं रखते हैं, धान रखते हैं, चावल रखते हैं, दाल रखते हैं, ये सब चीज रखते हैं। कुम्हार उसी से मिट्टी के बर्तन बनाता है, समझ गए? तो ये सब चीज क्ले मिट्टी से होता है। अब आगे देखो, मृदा में बड़े आकार के कण बलुई मृदा में, जो बड़े बड़े आकार के कण होते हैं वो बलुई मृदा में होते हैं। उसको आप आसानी से देख सकते हैं, बलुई मृदा में जो कण होते हैं आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेंगे, उसके एक एक कण दिख जाएंगे बालू के, बलुई मृदा में। एवं छोटे आकार के कण चिकनी मृदा में होते हैं। चिकनी मृदा के कण आप देख नहीं सकते नंगी आंखों से, उसको लिए आपको सूक्ष्मदर्शी लगाना पड़ेगा। उसको जब बहुत मैग्नीफाइंग करेंगे तब वो दिखेगा, बहुत ढेर सारा जूम करने के बाद, मतलब उसको सूक्ष्मदर्शी से ही आप देख सकते हैं, वैसे नहीं दिखेगा। इन दोनों आकार के कणों के भिन्न भिन्न अनुपात में मिश्रण से अनेक प्रकार की मृदाओं का निर्माण होता है। जैसे अगर जब बालू की मात्रा ज्यादा रहेगी तो बालू वाले ज्यादा गुण प्रदर्शित करेगी वो मिट्टी, अगर उसमें क्ले ज्यादा रहेगा, चिकनी मिट्टी, तो चिकनी मिट्टी वाले के गुण ज्यादा प्रदर्शित करेगा। अब बालू के गुण और चिकनी मिट्टी के गुण क्या होते हैं इसको अभी आगे हम बता रहे हैं। ठीक, फिर आगे देखो क्या है,
आगे है, मृदा के विभिन्न कणों का आकार ज्ञात करने के लिए उनका यांत्रिक विश्लेषण किया जाता है कि मृदा में कणों का आकार कैसा है, उसके लिए हम यांत्रिक विश्लेषण करते हैं, उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, कुछ मेथड का उपयोग करते हैं। मृदा के यांत्रिक विश्लेषण के आधार पर उसमें विभिन्न आकार के कणों को अनेक कण समूहों में विभाजित किया जाता है। ठीक, जब विश्लेषण करके निकाल लेते हैं तो जो कण होते हैं बड़े से लेकर छोटे तक, तो उनको हम एक पैमाना बना लेते हैं कि अगर इतना रहेगा, कणों का आकार इतना रहेगा तो हमको इसको ये मिट्टी कहेंगे, अगर इतना रहेगा तो ये मिट्टी कहेंगे, इस तरीके से। तो कण के इन्हीं कण समूहों को हम क्या कहते हैं, सॉइल सेपरेट्स बोलते हैं। समझ में आया? अब देखो क्या कहते हैं सॉइल सेपरेट्स को, अभी थोड़ा उदाहरण देंगे, अभी आपको फट से समझ में आ जाएगा। देखो, मृदा वर्ग कण निर्धारण की सर्वमान्य प्रणाली, मृदा के वर्ग कण होते हैं, इनके निर्धारण की जो सर्वमान्य प्रणाली है उसमें मुख्यतः 3 प्रणालियां सम्मिलित हैं। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा, यानी कि जो अमेरिका के कृषि विभाग है उसने कौन सी प्रणाली निकाली है। उसके बाद मृदा विज्ञान की अंतरराष्ट्रीय संघ प्रणाली, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो दूसरे नंबर वाली है। उसके बाद मोहर द्वारा संचालित प्रणाली, जिसमें से आपको ये दूसरा वाला जो है, ये दूसरा वाला ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप ये दूसरा वाला याद कर लीजिएगा। अभी इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिखा देते हैं तो आप कायदे से समझ जाएंगे। यही है सॉइल सेपरेट्स। ये देखो, अब ध्यान से देखो क्या लिखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका वाली ये है। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। इसमें जो मृदा का एक कण है, जैसे मान लो ये मृदा का एक कण है, तो इसका जो व्यास है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये इसको यहाँ मिलीमीटर में दर्शाया गया है। ठीक, यानी कि अगर 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर के बीच में है तो उसको हम बहुत मोटी बालू कहेंगे। अगर 1 मिलीमीटर से आधा मिलीमीटर तक है तो उसको हम मोटी बालू कहेंगे। इसी तरीके से जो 0.002 मिलीमीटर से भी छोटा होगा उसको हम क्ले बोलते हैं। जो 0.05 से 0.002 मिलीमीटर तक होगा उसको हम सिल्ट बोलते हैं। यही सब होता है। फिर आगे देखो, जो सबसे ज़्यादा मानी गई है मृदा विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय जो प्रणाली है, इंटरनेशनल यूनियन सिस्टम ऑफ सॉइल साइंस, इसका जो सिस्टम है मृदा वर्गीकरण के लिए सॉइल सेपरेट्स को क्लासिफाई करने का, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी को आप याद कर लीजिए। इसको हम कोर सैंड बोलते हैं, जो बहुत मोटी होती है। इसकी जो मोटाई होती है, इसका जो व्यास होता है, ये 2 मिलीमीटर से लेके 0.2 मिलीमीटर तक होता है। और जो महीन बालू होती है इसका 0.2 मिलीमीटर से लेके 0.02 मिलीमीटर तक होता है। फिर सिल्ट है, ये 0.02 मिलीमीटर से 0.002 मिलीमीटर तक होता है। समझ गए? और उसके बाद फिर क्ले आ गया। क्ले उससे भी छोटा होता है, यानी कि 0.002 मिलीमीटर से जो छोटा होगा कण उसको हम क्ले कण बोलते हैं। तो आप याद कर लीजिएगा इसका पैमाना, ये बहुत पूछा जाता है। इसमें से जो लास्ट वाला है क्ले वाला, ये तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। फिर आगे देखो क्या है, क्या कहा गया है, बालू, सैंड, बालू, सिल्ट और क्ले, यानी कि सैंड, सिल्ट और क्ले, यही 3 होते हैं सॉइल सेपरेट्स। अब देखो ध्यान से देखो, तो ये जो ग्रेवल्स है वो इतना बड़ा है, सैंड उससे छोटा है, सिल्ट उससे छोटा है और क्ले दिख भी नहीं रहा, देखो कितना छोटा हो गया है। समझ गए? तो ये होता है। इंच में अगर देखो तो ऐसे ऐसे है। इसका देखो पैमाना, ये अनुपातिक तुलना किया गया है कि देखो जो ग्रेवल्स है वो कितना बड़ा है, सैंड कितना है, फिर ये कितना है। ये छोटा सा देखो यहाँ बिंदी दिख रही है, वो बिंदी समझ लो वही है। ऐसे धीरे धीरे छोटा होता चला गया है सैंड, सिल्ट और क्ले। अब देखो सैंड होता क्या है, इसमें क्वार्टज की प्रधानता होती है, जिसमें SiO2, इसका कभी कभी फार्मूला पूछ लेता है कि इसमें से क्वार्टज कौन होती है, SiO2 इसका फार्मूला होता है क्वार्टज का। बालू में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो चमकता है, उसी को हम क्वार्टज बोलते हैं। ठीक, इसके कण जगह अधिक घेरते हैं और संपूर्ण रंध्रावकाश कम होता है। अब संपूर्ण रंध्रावकाश का मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो कि हमने एक मुट्ठी बालू ले लिया हाथ में, एक मुट्ठी बालू ले लिया। अब इसमें जो ये बीच वाली जो जगह है ये बहुत कम होगी। अगर हम हाथ में चिकनी मिट्टी लेंगे तो उसमें रंध्राकाश, संपूर्ण रंध्राकाश ज्यादा होगा, लेकिन बालू में रंध्राकाश कम है। समझ पा रहे हो? संपूर्ण रंध्राकाश की बात हो रही है, मतलब एक मुट्ठी बालू अगर लोगे तो उसमें रंध्राकाश कम होगा, और एक मुट्ठी
चिकनी मिट्टी लोगे तो उसमें रंध्राकाश ज़्यादा होगा। उसके बाद देखो रंध्राकाश का आकार बड़ा होता है, इसमें जो रंध्राकाश होता है इसका आकार बड़ा होता है। जैसे एक बड़ा सा कण ये है, एक बड़ा सा कण ये है, एक बड़ा सा कण ये है, तो इनके बीच में देखो रंध्राकाश इतना ढेर सारा इतना दिख रहा है, ये त्रिभुज जो बनाया मैंने इतना ढेर सारा दिख रहा है। लेकिन अगर मान लो इसके अभी रंध्राकाश इससे छोटे छोटे हो जाए ऐसे, तो इनके बीच में देखो जगह कितनी छोटी है। तो जिसके कण छोटे होंगे उसमें रंध्राकाश कम होगा, मतलब कि प्रत्येक कण में रंध्राकाश कम होगा, संपूर्ण रंध्राकाश बड़ा होगा। बड़े कंफ्यूज ना होना, देखो ध्यान से समझ लो यार, बड़े कंफ्यूज होते हैं लड़के इसमें। संपूर्ण रंध्राकाश की बात हो रही है कि मतलब कि अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर हम बालू ले लें तो उसमें रंध्राकाश ज्यादा होगा, यानी कि उसमें अगर हम पानी डालेंगे या हवा डालेंगे तो उसमें ज्यादा हवा या पानी रह जाएगा, मतलब घुस जाएगा उस बालू में, सोख लेगा। और अगर हम चिकनी मिट्टी में पानी डालेंगे तो बालू की अपेक्षा ज्यादा पानी उसमें चला जाएगा, समझ गए। यानी कि चिकनी मिट्टी में ज्यादा पानी या हवा चला जाएगा अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे, और बालू में कम जाएगा, तो ये संपूर्ण रंध्राकाश होगा। वही मैं मुट्ठी में कह रहा था, अगर 1 मुट्ठी चिकनी मिट्टी लोगे तो उसमें रंध्राकाश ज्यादा रहेगा, समझ गए, और अगर बालू लेगे तो उसमें रंध्राकाश कम रहेगा। अब इसमें रंध्राकाश का जो आकार होता है ये बड़ा बड़ा आकार का होता है। जैसे कि बड़ा बड़ा तुमको 4 लड्डू दिया जाए या छोटे छोटे 10 लड्डू दे दिए जाए, समझ गए, वही वाली हाल है। तो इसमें जो रंध्राकाश होता है वो बड़ा बड़ा होता है, क्योंकि कण बड़े बड़े होंगे तो बीच में जगह भी ज्यादा होगी। उसके बाद फिर क्या होगा, यही कारण है कि इनके कणों के मध्य अंतरावकाश अधिक होने से मृदा जल धारण क्षमता कम होती, क्योंकि बड़ा बड़ा आकार रहेगा तो जल धारण क्षमता कम हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि जो पानी है, जैसे मान लो ये बीच में ये इतनी जगह है, अब इसमें जब हम पानी डालेंगे तो नीचे चला जाएगा पानी, लेकिन अगर बहुत बहुत कम से जगह होगा तो यहीं आएगा, यहीं पे टिक जाएगा, इसमें असंजन बल लग जाएगा, वहीं पानी टिका रहेगा, नीचे बहुत कम जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा जगह रहेगी तो चला आएगा। ऐसे आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि अगर अभी कहीं से बहुत हल्का सा जो लीकेज होता है तो वहां से पानी नहीं गिरता है, बहुत हल्का माइन्यूट सा लीकेज हो तो वहां से पानी नहीं गिरता, लेकिन अगर ज्यादा लीकेज हो जाए तो वहां से पानी निकल जाता है। तो इसी तरीके से इसमें जल धारण क्षमता कम हो जाती है। बालू में पानी डालोगे, ऊपर इधर डाला उधर नीचे चला गया, तुरंत सोख लेता है, तो इसकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है, इसीलिए बालू वाले खेत में ज्यादा पानी देना पड़ता है। फिर दूसरा क्या है, इस मृदा में लीचिंग अधिक होने के कारण निच्छालन होने लगता है। जब ज्यादा पानी जब ऊपर से नीचे हरदम जाएगा, हरदम ऊपर से नीचे जाएगा, तो इसमें लीचिंग भी होने लगेगी। लीचिंग का मतलब जो ऊपर न्यूट्रिएंट हैं, यानी कि जो पोषक तत्व हैं ऊपर मृदा के, जैसे मान लो ये मृदा है, ठीक, यहाँ पे पोषक तत्व बहुत है, हमने गोबर की खाद डाली, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ये सब डाला, लेकिन जब हमने सिंचाई की तो पानी के साथ ये जो पोषक तत्व थे इनके कण नीचे चले आए, यहाँ चले आए, और हमको खेती यहाँ करनी है तो यहाँ कम नहीं हो गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लीचिंग लॉस। इसीलिए पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं। इसीलिए जो बलुई मिट्टी होती है इसमें जो ज्यादा न्यूट्रिएंट डिमांड करने वाली फसल होती है, जिनको ज्यादा पोषक तत्व चाहिए होता है, उसकी खेती हम आसानी से नहीं कर पाते हैं। फिर अगला क्या है, इनके कण स्पर्श करने में किरकिरे, मोटे और खुली आंखों से दृष्टिगत होते हैं। आप लोगों ने ऐसा महसूस भी किया होगा। इनका संकुचन, ससंजन, प्रस्फुलन, सुगठता, पृष्ठ क्षेत्र और अधिशोषण अत्यंत कम होता है। यानी कि ये ज्यादातर सिकुड़ती नहीं है। सिकुड़ने का मतलब ऐसा है कि अगर अभी चिकनी मिट्टी लो और उसको कायदे से इसे तेजी से दबाओ, दबा के इसे छोड़ दो, तो हाथ में जैसे उसको जितना दबाते जाओगे उतना ही धीरे धीरे वो कम होती जाएगी। कम इसलिए होती जाएगी क्योंकि धीरे धीरे और टाइट होती चली जाएगी। लेकिन बालू हाथ में ले लो जितना बालू, फिर उसको चाहो हम कस के दबा के और कम कर लें तो वो कम नहीं कर पाओगे। क्यों? अगर सूखी बालू रहेगी तो कम इसलिए नहीं होगी, वो गिर जाएगी बीच बीच में से, उंगलियों के बीच से गिर जाएगी बालू, लेकिन वो कम नहीं होगी क्योंकि उसमें संकुचन नहीं होता है। ससंजन ज्यादा होता है। ससंजन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप चिकनी मिट्टी हाथ में उठाते हैं तो चिकनी मिट्टी नहीं गिरेगी, अगर बीच बीच में जो जगह है आपकी उंगलियों में वहां से गिरेगी नहीं। लेकिन बालू अगर कहीं से हल्की सी भी जगह पा जाएगी तो गिर जाएगी। बालू में जो ससंजन होता है ये कम होता है। फिर उसके बाद सुघट्टता। सुघट्टता जैसे मैंने पहले बताया था कि इसका हम बना सकते हैं, इसका ढेला बना सकते हैं, चिकनी मिट्टी का ढेला बना सकते हैं, लेकिन बालू का ढेला नहीं बनेगा। ठीक। पृष्ठ क्षेत्र और अधिशोषण। अधिशोषण का मतलब होता है कि पानी इसको रोकने की क्षमता, ये सब चीजें।
इसमें बालू में कम होती हैं। तो ये बालू की फिजिकल प्रॉपर्टी चल रही है। अब यही सैंड, सिल्ट और क्ले की फिजिकल प्रॉपर्टी जान जाएं आप, और किस मिट्टी में कितना परसेंट होता है, सैंड, सिल्ट और क्ले का अनुपात कितना कितना होता है। अगर आप इतना जान जाएंगे तो जितनी भी मिट्टी होती है सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी आप आसानी से जान जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा किसी ने बता दिया तो आप समझ जाएंगे कि हाँ इस फसल में ये वाली मिट्टी अच्छी रहेगी, रटना नहीं पड़ेगा आपको, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर क्या है, रुक्ष वर्ग कणों में वायु और जल संचार अधिक होता है। समझने के लिए ये रुक्ष गड़बड़ हो गया है। सैंड में, सैंड वाले जो होते हैं वर्ग कण, इसमें वायु और जल संचार अधिक होता है, यानी कि इसमें हवा का आवागमन ज्यादा होता है और जल भी ज्यादा आ जा सकता है, क्योंकि बड़े बड़े पोर स्पेस होंगे, हवा आएगी है चली जाएगी। इसमें कृषि कार्य सरलता पूर्वक किया जा सकता है। इसमें ट्रैक्टर ले जाओगे तो ओझ जाएगा, समझ गए, उसमें जाएगा तो उसमें फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें सुगठता है नहीं। कल्टीवेटर अगर लगाओगे तो कल्टीवेटर धंस जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर गुड़ाई कर रहे हो तो गुड़ाई में भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फावड़े से आप गोड़ सकते हैं, गुड़ाई कर सकते हैं। जबकि चिकनी मिट्टी में अगर गुड़ाई करनी हो तो पहले उसकी सिंचाई करो, ये करो वो करो, और उसके बाद कुदाल से उसकी गुड़ाई होती है, समझ गए। तो इसमें कृषि कार्य आसानी से हो जाता है सैंड में। उसके बाद पोषक तत्वों की कमी होती है, क्यों? क्योंकि लीचिंग के थ्रू इसको लॉस हो जाता है पोषक तत्वों का। उसके बाद सिल्ट, क्ले और कार्बनिक पदार्थ मिलाकर इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसमें सैंड में थोड़ा सा हम अगर सिल्ट मिला दें और क्ले मिला दें और कार्बनिक पदार्थ मिला दें, यानी कि गोबर वोबर की खाद वाद अगर मिला दें तो ये थोड़ा सा उपजाऊ हो जाता है। इसीलिए जो कुकुरबिटेसी वाली क्रॉप होती है, जो नदियों के किनारे उगाया जाता है, उसको उगाने के लिए लोग उसमें थोड़ी सी मिट्टी, गोबर की खाद, ये सब डाल देते हैं और फसल ले लेते हैं, समझ गए। जैसे गंगा नदी के किनारे या सरयू नदी के किनारे, नदियों के किनारे हो जाता है, क्योंकि नदियों के किनारे अधिकतर बालू मिट्टी मिलती है। ये हो गया। उसके बाद अभी देखो, अब ये बालू इंग्लिश में है, वही चीज है लेकिन ये पूरा इंग्लिश में है। अब इसको आप देख लेते हैं, सिल्ट। इसमें क्या होता है, इनके कण खुली आंखों से अत्यंत कठिनाई से परंतु सूक्ष्मदर्शी द्वारा सरलतापूर्वक दृष्टिगत होते हैं। मतलब जो इनके कण होते हैं ये खुली आंखों से अत्यंत कठिनाई से देखेंगे, यानी कि अगर बहुत जवान लड़का है जिसकी आंखें बिल्कुल अच्छी हैं तो वो देख सकता है। बाकी जो बड़े लोग हैं, जैसे हम जैसे लोग, जिनकी आयु हो चुकी है, वो कायदे से देख नहीं पाएंगे। जिनको चश्मा लग गया है वो तो औरों नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उसके कण छोटे छोटे होते हैं, समझ गए। और सूक्ष्मदर्शी द्वारा तो सरलतापूर्वक देखा ही जा सकता है, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी तो अमीबा और इलेक्ट्रॉन को दिखा देता है, तो ये तो भाई दिखेगा ही। उसके बाद फिर क्या है, इनके कण अनियमित आकार के होते हैं। जो सिल्ट के कण होते हैं ये अनियमित आकार के होते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, गोल भी हो सकता है, तिकोना भी हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकते हैं, कुछ भी आकार का हो सकता है। अनियमित आकार का मतलब कुछ भी। इनके कण स्पर्श करने में पाउडर जैसे चिकने होते हैं, ठीक, पाउडरी फॉर्म में होता है। जैसे सड़क पे अगर जाओ तो कहीं कहीं पे देखो एक चिकनी मिट्टी होती है, एक मिट्टी ऐसी होती है अगर उधर से चले जाओ तो पैंट वैंट में फटर 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 पाउडर पूरा लग जाता है, तो उसी को हम सिल्ट बोलते हैं, समझ गए। सिल्ट के भौतिक गुण बालू और क्ले के बीच के होते हैं। जो बालू होता है, बालू की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और क्ले की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ये दोनों के बीच में होता है, दोनों के बीच का करेक्टर ये होता है सिल्ट। इसके बाद इसमें जल और वायु संचार बालू से कम और क्ले से अधिक होता है। यानी जो क्ले होता है, क्ले की अपेक्षा इसमें अधिक वायु संचार होता है और बालू से कम होता है। सिल्ट में प्रस्फुटन, संकुचन, चिपचिपापन, सुलता, संसंजन, पृष्ठ क्षेत्र और जलधारण बालू की अपेक्षा अधिक परंतु क्ले की अपेक्षा कम होता है। बाकी ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको मैंने पहले बता ही दिया है। अब इसके बाद इसमें क्ले मृदा की तरह दरारें फटने और मृदा के सिमटने का डर नहीं होता। मतलब इसमें दरारें नहीं पड़ती हैं, और पड़ती भी हैं तो बहुत कम पड़ती हैं। उसमें जैसे जो चिकनी मृदा होती है उसमें बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बड़ी दरारें नहीं पड़ती, इसमें बहुत हल्की हल्की पड़ती हैं। क्ले की अपेक्षा कृषि कार्य सरल होता है। क्ले में बहुत कठिन होता है, लेकिन और बालू से थोड़ा कठिन होता है, बालू की अपेक्षा थोड़ा कठिन होगा और क्ले की अपेक्षा थोड़ा आसान होगा। सिल्ट में कार्बनिक पदार्थ के संयोग से अत्यंत उपजाऊ मृदा बनाई जा सकती है। सिल्ट में अगर हम कार्बनिक पदार्थ, गोबर वोबर की खाद वाद डाल रहे हैं तो वो बहुत अधिक उपजाऊ हो जाती है। इसमें केंद्रीय रंध्र बालू से अधिक और क्ले से कम होते हैं, यानी कि बीच में जो इनका रंध्र होता है
ये वाला जो बीच में जगह होती है दो कणों के बीच में, ये बालू की अपेक्षा अधिक होता है और किले से कम होता है। अब देखो सिल्ट वही है जो भी मैंने पॉइंट पढ़ाए, वही पॉइंट इधर है, लेकिन ये इंग्लिश में है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा या नोट कर लीजिए। अब देखो फिर किले है। किले को मृत्तिका कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई पड़ते हैं। ये जो किले होता है ये बहुत छोटा छोटा कण होता है, इसको केवल हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं, नहीं तो ये दिखाई नहीं देगा। फिर उसके बाद इनके कण द्वितीयक खनिज कणों से बने होते हैं। अब जो प्राथमिक खनिज द्वितीयक खनिज होते हैं इसको मैंने आगे पढ़ा दिया है, उससे आप देख लीजिएगा। तो ये द्वितीयक खनिज के कणों से अधिकतर ये बने होते हैं जो क्ले होता है। फिर इनकी प्रकृति कोलाइड होती है। अब ये कोलाइड क्या होता है इसको हम आगे पढ़ाएंगे, बस इतना समझ लो कि ये कोलाइड नेचर के होते हैं, मतलब कि अगर इसे इनको घोल दोगे तो जल्दी से ये बैठेंगे नहीं। जैसे मान लो भी बलुई मिट्टी और पानी को घोलो तो थोड़ी देर में बालू पानी में बैठ जाएगा, समझ पा रहे हो? बालू और पानी को अगर घोलो एक गिलास में तो थोड़ी देर में बालू नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर ऊपर हो जाएगा। लेकिन अगर चिकनी मिट्टी का घोल ऐसे एक बार घोल के रख दो तो 2 दिन तक वैसे पड़ा रहेगा, समझ गए? जल्दी से वो साफ नहीं होगा कि हाँ पानी ऊपर हो जाए और मिट्टी नीचे हो जाए। तो ये सब कोलाइड का नेचर होता है, मतलब एग्जैक्ट यही नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा हम समझने के लिए बता रहे हैं, समझ गए? नहीं तो फिर कोई कहने लगे सर जी कोलाइड क्या होता है। आगे जब डिटेल में हम कोलाइड पढ़ाएंगे तो आपको कायदे से एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। फिर उसके बाद इनका पृष्ठ क्षेत्र, अधिशोषण क्षमता, सशक्ति, प्रस्फुलन, संकुचन, चिपचिपापन, सुगठता, ये सब ज्यादा होती है, समझ गए? उसके बाद इनके कण माइका सदृश होते हैं जो जल के संयोग से सुगठित हो जाते हैं और ऊष्मा निकालते हैं, और क्लोदन ऊष्मा कहते हैं उनको, हीट ऑफ बेल्टिंग कहते हैं। समझ पा रहे हो? जैसे इसी यही वाली मिट्टी होती है जिससे हम ईंट पत्थर बनाते हैं। ईंट बनाने में ये ज़्यादा आसान होता है, इसलिए जो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है इसी मिट्टी से बनाता है, समझ गए? क्योंकि ये ऊष्मा निकालते हैं और इसमें क्लेदन ऊष्मा होती है, हीट ऑफ बेल्टिंग कहते हैं, समझ गए? यानी कि अगर ये इसमें ऊष्मा दे दिया जाए तो कायदे से इसके जो कण होते हैं आपस में एक दूसरे से बहुत टाइटली कंपैक्ट होकर जुड़ जाते हैं, तो इसीलिए जो बर्तन होता है मजबूत हो जाता है। इसके बाद फिर क्या है, मृत्तिका जल योजित होकर फूल जाती है, यानी कि अगर चिकनी मिट्टी में पानी डालेंगे तो मिट्टी फूल जाएगी और सूखने पर सिकुड़ जाती है, और जो सूखेगी तो सिकुड़ जाएगी, तो उसके बीच बीच में खेत में दरारें पड़ जाती हैं, समझ गए? जो काली मिट्टी होती है उसमें किले की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ पे देखो किले वाली जो मिट्टी है वहाँ पे दरारें पड़ जाती हैं। तालाब अगर सूख जाए गर्मियों में, मई जून के महीने में अगर तालाब सूख गया रहेगा तो जाओ देखो उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ी रहती हैं। उसके बाद इसमें वायु एवं जल संचार बालू और सिल्ट की अपेक्षा कठिनाई से होता है। इसमें जो बालू और इसमें जो जल जाता है, जल, और इसमें वायु और जल, जो वायु और जल जाता है क्ले मिट्टी में, ये उन दोनों की अपेक्षा यानी कि सिल्ट और सैंड की अपेक्षा इसमें कठिनाई से होता है, समझ गए? क्योंकि कण एक दूसरे से आपस में बिल्कुल थोड़ी थोड़ी एकदम चिपके रहते हैं, बीच में जगह बहुत कम रहती है, तो उसी थोड़ी सी जगह में से पानी को भी जाना है, उसी थोड़ी सी जगह में से हवा को भी जाना है, इसीलिए कठिनाई होती है। फिर इनका रंध्राकाश अधिक होता है परंतु अंतरावकाश छोटा होता है। रंध्राकाश अधिक होता है, समझ रहे हो? मतलब कि लड्डू तो ढेर सारे रहेंगे लेकिन छोटे छोटे रहेंगे, समझ पाए? तो जो रंध्राकाश है वो अधिक होता है, मतलब जो लड्डू है वो छोटे छोटे खूब ढेर सारे रहेंगे। ये अगर रंध्राकाश को हम लड्डू मान लेते हैं तो ये छोटे छोटे ढेर सारे लड्डू रहेंगे, लेकिन लड्डू जो रहेंगे वो छोटे छोटे रहेंगे, ठीक? ढेर सारे छोटे छोटे लड्डू, तो इसे आप ऐसे आसानी से समझ सकते हैं। ये इनका रंध्रावकाश केशिकामय होता है। केशिकामय समझ रहे हो? मतलब कि ऐसे ऐसे उनके बीच में जो जगह होगी, जगह मतलब समझ रहे हो? ऐसे ऐसे जो कण होंगे ऐसे ऐसे, तो वो कण एक ऐसे लाइन में बनाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं कि मान लो एक कण यहाँ एक कण यहाँ तो एक कण यहाँ हो जाए, लाइन टूट जाए, ये ऐसे होगा। अगर ऐसे थोड़ा मतलब ऐसे थोड़ा हल्का फुल्का ऐसे तिरछी होगी एक लाइन बनाएंगे तो इसमें पानी आसानी से नीचे जा सकता है और ऊपर भी आ सकता है, तो ऊपर आएगा तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, इसीलिए इसमें केशिका जल यही वही वाला केशिका जल होता है जिसको पौधे लेते हैं। अब इनमें कृषि कार्य सरलता पूर्वक नहीं हो पाता है। अगर मिट्टी कायदे से सूख गई है गर्मी के महीने में तो ट्रैक्टर इसमें चल ही नहीं सकता, इसमें फार इसका जो हल होता है वो हल चलेगा ही नहीं, समझ गए? तो इसको फिर सिंचाई करनी पड़ती है
और उसके बाद फिर क्या है, इनकी जल, गैस और पोषक तत्वों की अधिशोषण क्षमता अधिक होती है। इसमें जो जल और गैस यानी कि वायु, जल और पोषक तत्व, इनको अधिशोषित करने की यानी कि अपने अंदर रखने की क्षमता अधिक होती है। फिर उसके बाद ये अत्यंत उपजाऊ और उर्वरक होती है। समझ गए, ये उपजाऊ बहुत होती हैं, उर्वरक भी होती हैं, लेकिन इसमें जो कृषि कार्य हैं जैसे निकाई, गुड़ाई, जुताई, ये सब करना कठिन होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्ले है, ये इंग्लिश में है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, सेम टू सेम वही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, आपके जो भी सुझाव हो वो एक बार कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करवाएं, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।